देखो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखो। ये आपका डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसका मतलब होता है कम से कम कितना दूर तक आप क्लियरली देख सकते हो। कम से कम आप कितना दूर तक क्लियरली देख सकते हो। अगर ये आपका हाथ है ना, आप इसको जैसे जैसे पास लाओगे ना तो ये आपको क्लियर दिखेगा, लेकिन थोड़ा देरी बाद अगर आप इसको और पास लाओगे तो धीरे धीरे ये ब्लर होते जाएगा। तो आपको ना कोई भी चीज को अगर देखना है ना तो आपको कुछ दूरी तक रखना पड़ेगा। अगर आप उससे पास लाओगे ना तो आपको वो चीज क्लियर नहीं दिखेगा। डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर। कम से कम कितना डिस्टेंस तक हम लोग को ऑब्जेक्ट को रखना है ताकि उसका इमेज हम लोग को क्लियरली दिखे। तो वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो जनरली साइंटिफिक तौर पे प्रेफर किया जाता है कि आप जब भी बुक रीडिंग करते हो तो आप 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर से पढ़ो। ज्यादा पास से पढ़ोगे तो आपके आंख के ऊपर क्या होगा? ज्यादा दबाव पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो आपके सिलेबस में एक ही चीज और क्या है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बनाओ, कि मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जब भी आपको पूछेगा ना तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। और एक बाई कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे कब काम करता है? जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में। और इस केस में एक लाइट पैरेलल जाके F2 से पास होता है और दूसरा लाइट को अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे, ये दोनों लाइट इधर तो मीट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप वर्चुअली नहीं पैरेलल नहीं जाएगा, एंगल ऐसे जाएगा। और अगर आप इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो ये वर्चुअली एक पॉइंट पे आके मीट करेगा और जो इमेज बनेगा ना वो ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। समझ में आया? तो क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है तो ये इमेज आपको लेंस के अंदर दिखेगा और साथ ही साथ ये इमेज कैसा दिखेगा? मैग्नीफाइड दिखेगा। तो जब भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो तो क्या होता है? आपको ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है? बड़ा बड़ा दिखता है। तो उस केस में ये कौन सा माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बनाने बोलेगा तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास का ही रे डायग्राम बनाओगे। और वो सिचुएशन कब आता है? ये समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो ये एक प्रिज्म है और यहाँ पे व्हाइट लाइट गिर रहा है। सो लो एक घर है, उसमें हम ना एक घर का कॉर्नर में कहीं एक पतला सा होल है, उससे लाइट अंदर आ रहा है। तो ये एक पतला सा बीम ऑफ लाइट है। ये जब एक प्रिज्म के ऊपर गिर रहा है तो 7 कलर में डिवाइड। हाँ, तो ये प्रिज्म के अंदर जाते देरी क्या हो रहा है ना? स्प्लिट हो जा रहा है 7 कलर में। क्यों स्प्लिट हो रहा है 7 कलर में? क्योंकि देखो अलग अलग जो कंपोनेंट है लाइट का, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबका वेवलेंथ अलग अलग है। सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वायलेट का। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का। तो सब कोई ना अलग अलग एंगल में डेविएट हो रहा है। देखो ये सबसे कम डेविएट हो रहा है, ये व्हाइट लाइट का एक्चुअल पाथ है। रेड लाइट सबसे कम डेविएट हुआ है और वायलेट लाइट बहुत ज्यादा डेविएट हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है? लैम्डा, मतलब वेवलेंथ के ऊपर। तो जैसे ही एक डेंसर मीडियम में लाइट जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से क्या होता है? लाइट अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाता है। लेकिन कौन कितना डेविएट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेवलेंथ के ऊपर। क्योंकि इसके और इसके में डायरेक्ट रिलेशन है और इसके में इनवर्स रिलेशन है। तो ऑटोमेटिक लाइट जब एक डेंसर मीडियम में जाएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन तो बढ़ेगा ही, लेकिन कौन ज्यादा डेविएट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वेवलेंथ के ऊपर। तो जैसे कि रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो वो क्या होगा? कम डेविएट होगा, इसलिए कम डेविएट हुआ है। और वायलेट का वेवलेंथ बहुत कम है, ये कम होने से क्या होगा? डेविएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे डेविएशन ज्यादा है। इसी तरह से बाकी लोग का भी जो डेविएशन है कंपैरिजन उसी कंपैरिजन में होगा। जैसे सबसे कम वेवलेंथ होने के कारण वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, उससे थोड़ा ज्यादा वेवलेंथ के कारण सेकंड सबसे ज्यादा कौन डेविएट हुआ है? इंडिगो हुआ है। ऐसे कर करके सबसे कम डेविएट कौन हुआ है? रेड हुआ है, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और ज्यादा वेवलेंथ होने से इनवर्स रिलेशन में क्या होगा? डेविएशन कम होगा। तो ये जो व्हाइट लाइट जो 7 कलर में टूट जा रहा है ना, जब किससे पास कर रहा है? प्रिज्म से। तो इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन का मतलब होता है द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर व्हेन पासेस थ्रू प्रिज्म। एक प्रिज्म से जब पास करता है, व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म। तो जब एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करता है तो 7 कलर में टूट जाता है। इस फेनोमेना को डिस्पर्सन बोलते हैं।
और इसके कारण ना आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, एक रेंज ऑफ कलर मिलेगा। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अरेंजमेंट। किसको अरेंज किया जा रहा है? कुछ कंपोनेंट्स ऑफ लाइट को अरेंज किया जा रहा है। और ये कैसे स्पेक्ट्रम है? ये ऐसे स्पेक्ट्रम है जिसको आप अपने आंख से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, इसीलिए इसको बोला गया विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड ऑफ 7 कलर होता है, मतलब कुछ 7 कलर होते हैं जो एक साथ रहते हैं। तो ऐसे इसीलिए यहाँ पे बोला है बैंड। बैंड मतलब ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ 7 कलर जो कि हम लोग को कहाँ पे दिखता है, ये कलर हम लोग को कहाँ दिखता है? इसके लिए आपको यहाँ पे एक स्क्रीन लगाना पड़ेगा, बिना स्क्रीन का ये आपको दिखेगा नहीं। तो द बैंड ऑफ 7 कलर जो कि हम लोग को स्क्रीन के ऊपर मिलता है डिस्पर्सन होने के बाद, उसी बैंड ऑफ 7 कलर को क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। मतलब इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि व्हाइट लाइट के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट है, और इन सभी कंपोनेंट को अगर आप इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज करते हो ना, जैसे ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज है, अगर आप नीचे से ऊपर देखोगे तो, और ऊपर से नीचे देखोगे तो ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ है। इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ में आया? और क्योंकि ये स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है इसीलिए इसको विजुअल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसके अलावा लाइट में कुछ ऐसे कंपोनेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट भी होते हैं, मतलब अलग अलग वेवलेंथ वाले, जिसको आप लोग देख नहीं सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? इनविजिबल स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। देखो इसमें जो वायलेट कलर है ना, उसका वेवलेंथ कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम। और जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ कितना होता है? 8000 एंगस्ट्रॉम। अगर आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 4000 बन जाएगा 400 नैनोमीटर, और 8000 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा 800 नैनोमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ये कैसे पता चला? देखो, क्योंकि 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10। तो अगर आप 10⁻⁻10 को 10⁻�9 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नैनोमीटर है और ये एंगस्ट्रॉम है, तो 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम हुआ कि नहीं? तो आपको एग्जाम में हो सकता है कि पूछ दे कि इन सब का वेवलेंथ, मतलब इनका वेवलेंथ का रेंज पूछ दे, विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ का रेंज। तो वो आप आइदर बोल सकते हो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, या आप बोल सकते हो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। ठीक है, ये समझ में आया? सबसे पहला चीज देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बात हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड क्यों आया? कि लाइट जो है ना, लाइट कुछ और नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होता है? एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है, और दोनों ही स्पेस में जब मूव करते रहते हैं, साथ में मूव करते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली मूव कर रहा है, सोच लो, तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटली मूव करता है, लेकिन साथ में मूव करता है। जितना टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां पहुंचता है, समझ में आया, उतना ही टाइम में मैग्नेटिक फील्ड यहां से वहां पहुंचता है। और जितना टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड अपना, देखो ये पॉजिटिव साइकिल हुआ, फिर ये नेगेटिव साइकिल हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो जितना टाइम में ये अपना पॉजिटिव कंप्लीट करता है, उतना ही टाइम में मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जितना टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड अपना पॉजिटिव कंप्लीट करता है, उतना टाइम में मैग्नेटिक फील्ड भी अपना पॉजिटिव कंप्लीट करता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटली कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली कर रहा है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली कर रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटली कर रहा होगा। और जब ये अपना जब मैग्नेटिक फील्ड अपना नेगेटिव साइकिल कंप्लीट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना नेगेटिव साइकिल कंप्लीट करता है। और ये दोनों ना, ये ऐसे से वाइब्रेट होता है और ये ऐसे से वाइब्रेट होते रहता है, और ये साथ में स्पेस में मूव करता है। तो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही लाइट बोलते हैं। तो लाइट कुछ और नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये लाइट जो है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं साथ में, लेकिन अलग अलग प्लेन में। एक वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और साथ में स्पेस में जाते रहते हैं। तो इसी को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया कि लाइट के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट है, और सभी कंपोनेंट का वेवलेंथ जो है ना वो अलग अलग है। और वो कंपोनेंट क्या क्या है? तो कंपोनेंट में आता है गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, फिर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड के बाद आता है इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ये तो चीज गौर करो, गामा, एक्सरे, फिर यूवी है, यूवी मतलब होगी अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के बाद वायलेट आ रहा है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेड के बाद इंफ्रारेड आ रहा है। तो ये एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट को ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या करते हैं, इन कंपोनेंट, लाइट का जो अलग अलग कंपोनेंट है, ये सभी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ही बने हैं, लेकिन सबको ही एक दूसरे से वैरी क्यों करते हैं? सबका अलग अलग क्या है? वेवलेंथ। कोई ज्यादा लंबा वेवलेंथ कवर कर रहा होगा, किसी का वेवलेंथ क्या होगा, किसी का वेवलेंथ बड़ा होगा, और किसी का वेवलेंथ क्या होगा, छोटा होगा।
समझ में आया? लेकिन ये छोटा वेवलेंथ करके भी ना उतना ही टाइम में यहाँ पहुंच रहा होगा जितना टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहा होगा। समझा। क्यों? देखो ये छोटा वेवलेंथ कर रहा है लेकिन नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है, इसका वेवलेंथ कम है। मान लो इसका वेवलेंथ है एक, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? इसका वेवलेंथ तो सोच लो 1 मीटर, सिर्फ समझाने के लिए। और ये बड़ा वाला का वेवलेंथ तो सोच लो 10 मीटर। तो ये एक ही वाइब्रेशन कर रहा है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1। और ये सोच लो यहाँ पे 10 वाइब्रेशन कर रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 10। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर भी 10 आ रहा है और इसका आंसर भी 10 आ रहा है। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करने से स्पीड आता है, तो दोनों का स्पीड सेम है। इसको कुछ आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तो बहुत विशाल आदमी है, मान लो कि एक 80 फीट का आदमी है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, और एक छोटा सा आदमी है। तो जो विशाल आदमी है ना, एक स्टेप में जितना डिस्टेंस कवर करेगा ना, वो छोटा आदमी बहुत सारे स्टेप्स में उतना डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन दोनों सेम टाइम में वहां पहुंचेगा। ये जितना टाइम में वहां पहुंचेगा, ये उतना स्पीड में ऐसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट होकर वहां पहुंच जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? ताकि दोनों का स्पीड क्या हो सके, सेम हो सके। लेकिन सर एक ही बार में छोटा आदमी पहुंच जाता तो स्पीड अलग होना चाहिए ना, छोटा वाला का फास्ट होना चाहिए स्पीड। तो नहीं, वो पहुंच तो एक ही टाइम पे रहा है ना। अगर तुम देखोगे आप एवरेजली देखो टोटल डिस्टेंस के हिसाब से, ये जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक गिवन टाइम में, ये भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है गिवन टाइम में, लेकिन इसका वाइब्रेशन ज्यादा है, इसका जो नंबर ऑफ स्टेप्स है ना वो ज्यादा है। हाँ, ये हम मानते हैं कि इसका जो स्टेप्स चल रहा है ना, इसका स्टेप्स वो ज्यादा स्पीड में चल रहा है। और ये एक ही स्टेप, देखो ये एक स्टेप में यहाँ से यहाँ चले गया, ये जब तक ऐसे जा रहा है तब तक ये छोटे छोटे स्टेप लेकर वहां पहुंच गया। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो। नहीं समझ में आ रहा है? मान लो यहाँ से आप अपना स्कूल जा रहे हो, तो एक विशाल आदमी ना एक स्टेप में जब तक स्कूल पहुंचा, आप भी तब तक पहुंच गए, लेकिन आपका जो फुट स्टेप था वो बहुत ज्यादा था, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा था, पर आपका वेवलेंथ कम है। आप छोटा छोटा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, लेकिन आपका फुट स्टेप बहुत स्पीड चल रहा है। और ये एक बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है एक ही बार में, लेकिन इसका फुट स्टेप बहुत स्लो है। समझ में आया ना? तो इसलिए दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा। तो लाइट में यही चीज होता है, अलग अलग जिसका वेवलेंथ कम होता है ना, ऑटोमेटिक उसका क्या चीज ज्यादा हो जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से ऑटोमेटिक अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट आपको वही मिलेगा। और जिसका वेवलेंथ ज्यादा है ना, उसका आपका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, लो फ्रीक्वेंसी हो जाता है, वो बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट करता है। समझ में आया कि नहीं? तो लाइट में ना ये इतने सारे कंपोनेंट हैं, इसमें से गामा रे से यूवी रे तक ये सारे के सारे इनविजिबल स्पेक्ट्रम है, मतलब आप इन कंपोनेंट्स को देख नहीं सकते। और इंफ्रारेड से रेडियो वेव तक भी इनविजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब आप उस कंपोनेंट को भी देख नहीं सकते। पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो इंफ्रारेड को देख सकता है। ओके, आप देखते होगे कि एनिमल्स लोग ना रात के टाइम में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं देखता है, बल्कि उसके बॉडी से निकलने वाला हीट को देखता है। तो हमारे बॉडी, हमको जो कभी भी गर्मी फील होता है ना, वो गर्मी लाइट का किस कंपोनेंट के कारण होता है, इंफ्रारेड के कारण होता है। समझ में आया? तो ये जो अरेंजमेंट है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लाइट को अरेंज किए हैं। किसके हिसाब से अरेंज किए हैं? या तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसलिए डेफिनेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लाइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जैसे ही वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। ये सारा चीज समझ में आया ना? अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब अगर हम लोग चाहें तो इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो लाइट का कंपोनेंट क्या क्या है, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर इंफ्रारेड है, फिर माइक्रोवेव है, फिर रेडियो वेव है। गामा रे से लेके जो यूवी रे है ना, इसका वेवलेंथ का रेंज कितना से कितना है, 0.1 से लेके 4000। मतलब इन सब का जो वेवलेंथ होगा इनके बीच में आता होगा। मतलब गामा रे का 0.1 से स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे वो एक्सरे में कन्वर्ट होते, फाइनली यूवी रे का कहाँ पे खत्म होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम पे। और फिर 4000 से 8000 कौन सा आ जाता है, विजिबल स्पेक्ट्रम, जो ऑलरेडी हम बता दिए हैं। 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना आ जाता है, ये 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ जाता है। मतलब यहाँ पे वायलेट से स्टार्ट होगा और फाइनली रेड पे खत्म होगा। और फिर ये 8000 से स्टार्ट होता है इंफ्रारेड, और रेडियो वेव तक जाते जाते कितना हो जाता है, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में जाओगे तो ये हो जाएगा 0.1, 0.01,
एंगस्ट्रॉम में 0.1 है ना, तो नैनोमीटर में 0.01 हो जाएगा। ये 400 हो जाएगा, ये 400 से 800 हो जाएगा, ये 800 से 10⁹ हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अभी देखो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये सब वेव को आप प्रोड्यूस कैसे कर सकते हो अपने जनरल लाइफ में। तो जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टूटने से रेडिएशन निकलता है। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो कि बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो यूरेनियम। यूरेनियम ना बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल है, मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर ना बहुत ज्यादा प्रोटॉन और बहुत ज्यादा क्या है, न्यूट्रॉन है। तो वो हमेशा वो न्यूक्लियस क्या चाहता है, टूट जाए। और जब वो न्यूक्लियस टूटता है ना तो ये कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन मिलके अलग अलग एलिमेंट बन जाते हैं। मतलब इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो होता है वो क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, वो उतना ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके रख, तो वो क्या होता है, टूट जाता है और छोटे छोटे दूसरे एटम्स में टूट जाता है ताकि दोबारा क्या हो सके, स्टेबल हो सके। समझ में आया कि नहीं? मतलब इसमें से सोच लो कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ये एक एटम बना लिया और कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ये एटम बना लिया। बाकी इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता होगा, कुछ इसमें आ गया होगा, कुछ इसमें आ गया होगा। ये ऐसा क्यों करते, ताकि स्टेबल हो सके। तो जब ये न्यूक्लियस टूटता है ना तो उनसे जो रेडिएशन निकलता है उस रेडिएशन, वो रेडिएशन क्या रहता है, गामा रेस रहता है। और ये गामा रेस क्या चीज का इलाज के लिए यूज होता है, कैंसर सेल को मारने के लिए यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरे के बारे में। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कोई हैवी मेटल, समझ रहे हो ना, कोई हैवी मेटल, हैवी मेटल मतलब होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे मेटल्स को जब इलेक्ट्रॉन से हीट किया जाता है ना, सोलो ये एक मेटल है, इसको इलेक्ट्रॉन से जब हीट किया जाता है तो ये मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। और ये हम लोग का बोन का फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। अगर हम लोग अल्ट्रावायलेट का बात करें तो अल्ट्रावायलेट सन से भी आता है। सुबह सुबह अगर आप अल्ट्रावायलेट लोगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, आपके बॉडी में विटामिन डी का मात्रा बढ़ेगा जो आपका बॉडी में बोन्स को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है। उसके अलावा स्पार्क अगर कहीं होता है ना, बिजली का स्पार्क, उसमें भी अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप डे टू डे लाइफ में प्रोड्यूस करना चाहते हो तो स्पार्क से कर सकते हो। बाकी जितने भी विजिबल लाइट है, जो चीज आपको हेल्प कर रहा है देखने में, जो भी आपको दुनिया में कलरफुल चीजें दिख रहा है, इवन आपका जो फेस का कलर है, आपका ड्रेस का कलर है, दिस ऑल आर बिकॉज ऑफ विबग्योर, विजिबल स्पेक्ट्रम। उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड उन चीजों से प्रोड्यूस होता है जो चीज गर्म है। जैसे कि अगर फ्लेम, आग जल रहा है तो आग से जो गर्मी आ रहा है ना वो इंफ्रारेड है, पर आग जो दिख रहा है वो इसके कारण है, विबग्योर के कारण है। लेकिन आग से जो गर्मी आ रहा है वो इंफ्रारेड के कारण है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ना, जैसे मोबाइल हो गया, एलईडी टीवी हो गया, वो सभी क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोवेव। समझ में आया कि नहीं? तो हमारे धरती पे जो कम्युनिकेशन होता है ना, जो जब हम लोग किसी को कॉल करते हैं वो कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, माइक्रोवेव के थ्रू होता है। और जितने भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन होते हैं या टीवी ब्रॉडकास्टिंग होते हैं, जो मतलब जो सैटेलाइट के थ्रू होता है, वो किसके थ्रू होता है, रेडियो वेव के थ्रू। जैसे सोच लो कि इंग्लैंड में मैच चल रहा है तो उसका सिग्नल रेडियो वेव से भेजा जाएगा सैटेलाइट को, उनके सैटेलाइट को, उनका सैटेलाइट हमारे सैटेलाइट को भेजेगा, फिर वहां से यहाँ। और ये सब लाइट का स्पीड में हो रहा है ना, क्योंकि ये सभी के सभी लाइट ही है। और इन सबका स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो उतना जल्दी ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है। तो मतलब वहां ब्रॉडकास्ट, वहां जो चल रहा होगा वो पूरा एकदम कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप तक पहुंच जा रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि? तो देखो ये जब ये रेंज अगर आपको एग्जाम में पूछेगा ना इनविजिबल स्पेक्ट्रम का, तो आप लोग एक काम करना, 0.1 से पहले बिलो लिख देना। तो उसमें क्या होगा, गामा रेस का जो वैल्यू होता है ना वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, तो वो सभी भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो आप रेंज क्या लिखोगे, बिलो 0.1 to 4000। और जब आप इधर लिखोगे ना इन इनविजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज, तो लिखना 8000 to 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, इसके बाद एबव लिख देना। तो उसमें रेडियो वेव्स भी इंक्लूड हो जाएगा, रेडियो वेव्स का सारा। अच्छा ठीक है, मैं बात सुनाऊं। अल्ट्रावायलेट जो है ना, अल्ट्रावायलेट जो है वो गिलास से पास नहीं हो सकता। नॉर्मल कांच का जो गिलास होता है उससे पास नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग जो चश्मा पहनते हैं ना, वो हमारे आंख को क्या करता है, अल्ट्रावायलेट से बचा लेता है। या अगर हमारे कार में शीशा जो है वो भी हम लोग को अल्ट्रावायलेट से बचा लेता है, या घर का खिड़की में कांच है तो वो भी बाहर का अल्ट्रावायलेट से क्या करेगा, हम लोग को बचा लेगा। क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो है ना वो कांच का गिलास को पेनिट्रेट करके अंदर आ नहीं सकता, लेकिन वो ना क्वार्च नाम का सब्सटेंस को पास करके अंदर आ सकता है। तो अगर सोच लो कि आपको ना सिर्फ
आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अल्ट्रा वॉयलेट। तो अगर आप सन का जितना भी कंपोनेंट है उसमें से अगर आपको अल्ट्रा वॉयलेट चाहिए तो आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज करोगे। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या करेगा, बाकी कंपोनेंट को तो ब्लॉक कर देगा लेकिन अल्ट्रा वॉयलेट को क्या करेगा, पास कर देगा। और ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या चीज से बना होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड। अगर यही अल्ट्रा वॉयलेट कम क्वांटिटी में आपका बॉडी पे गिरे, जो कि सुबह सुबह गिरता है, तो आपका बॉडी में विटामिन डी सिंथेसाइज कर सकता है जो कि बोन का डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। लेकिन यही अगर अल्ट्रा वॉयलेट आपके बॉडी पे एक्सेस क्वांटिटी पे गिरे तो ये आपको स्किन बर्न कर सकता है, मतलब स्किन कैंसर कर सकता है, मतलब आपका स्किन म्यूटेट हो जाएगा। और मतलब आपका अगर आपका सोलो स्किन जो है ना उसका सेल म्यूटेट हो गया तो एक्सेस सेल डिवीजन होने लगेगा, और एक्सेस सेल डिवीजन होने को ही कैंसर बोलते हैं। मतलब जब सेल डिवीजन नॉन स्टॉप हो जाए, मतलब होते ही जाए। सो लोग किसी ब्लड वेसल के अंदर ना सेल डिवीजन कंटिन्यूसली हो रहा है तो क्या करेगा, ब्लड वेसल को वहां पे इतना सेल बन जाएगा कि ब्लॉक कर देगा, तो आगे खून नहीं जाएगा, खून नहीं जाएगा तो ट्यूमर हो जाएगा, और फाइनली वो ब्लड वेसल फट सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग से आदमी मर सकता है। अब देखो ये जो अल्ट्रा वायलेट इसका रेंज है 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वार्ट्ज से पास हो सकता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिससे अल्ट्रा वायलेट पास हो सकता है। देखो इंफ्रारेड क्या होता है, इंफ्रारेड के बारे में क्या दिया है कि इंफ्रारेड ना गिलास से पास नहीं हो सकता। तो अगर आप कांच का गिलास के अंदर हो और उस गिलास के चारों तरफ क्या चल रहा है, गर्मी दिया जा रहा है, ठीक है, तो लेबोरेटरी में जो टेस्ट ट्यूब सब यूज होता होगा वो प्योर गिलास नहीं रहता होगा, उसको कुछ ऐसा चीज से बनाया जाता होगा कि थोड़ा बहुत अंदर हीट उसका जा सके, लेकिन वो उतना ज्यादा हीट को अलाउ नहीं करता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि उसमें गिलास का क्वांटिटी ज्यादा है, और गिलास क्या करता है, इंफ्रारेड को पास होने नहीं देता है। लेकिन वहीं पे अगर आप रॉक सॉल्ट यूज करोगे तो वो क्या होगा, वो इंफ्रारेड को खुद से पास होने देगा। और क्योंकि इंफ्रारेड गर्मी पैदा करता है तो इसको आप फोटोग्राफी एट नाइट के तौर पे भी यूज कर सकते हो इंफ्रारेड को। मतलब क्योंकि हम लोग का जो बॉडी का जो हीट है ना वो किस फॉर्म में निकल रहा है, इंफ्रारेड के फॉर्म में। तो कोई अगर ऐसा कैमरा यूज करे जो इंफ्रारेड को क्या करे, डिटेक्ट कर सकता है, तो वो उस पर्सन को तो नहीं देख पाएगा या उस ऑर्गेनिज्म को तो नहीं देख पाएगा, लेकिन उसके बॉडी से निकलने वाला हीट को देख पाएगा। जैसे कि जितने भी कैट होते हैं या जितने भी मतलब जो एनिमल्स होते हैं उन लोग के पास ये इंफ्रारेड देखने का कैपेबिलिटी होता है। तो ये लोग ना रात के टाइम में उस ऑर्गेनिज्म को तो नहीं देख पाते, पर उनको दिखता है कि उसके बॉडी से आने वाला गर्मी दिखता है, तो उससे वो उनके ऊपर क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। उसके बाद है अगर इंफ्रारेड आपके बॉडी पे एक्सेस क्वांटिटी में गिर गया तो सीधा सा बात है गर्मी पैदा करता है, तो ये आपका बर्न कर देगा, स्किन बर्न करेगा, जला देगा। और इसका वेवलेंथ का रेंज कितना है, 8000 से लेके 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम तक है, ठीक है।